नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQ सीबीएसई बोर्ड में जो पूछे जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है उसमें कुल F सेक्शन तक होते हैं, यानी 6 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रहता है, उसके बाद अगला सेक्शन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। तो आइए पहला सेक्शन जो केवल और केवल 1 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले सेक्शन का जो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो कि सब्जेक्टिव टाइप होता है उसका हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे। एक एक करके सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसका आंसर्स क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कामों में मस्त होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का इस पंक्ति के साथ कि हो चला आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। हो चला आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा निश्चित जिसका संघर्ष है जारी। जीत उसी का होगा निश्चित जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस PYQ 2024 के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह रहा है कि द एक्ट। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से चुन करके इसमें सही उत्तर सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो। सही ऑप्शन को चुनिए और सही ऑप्शन को चुन करके इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और किस एक्ट के लिए है। एक्ट के बारे में दिया गया है, कानून के बारे में, और इसमें से एक सही उत्तर चुनना होता है। 4 ऑप्शन रहता है जिसमें से एक सही उत्तर को टिक लगाना होता है, उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है, उसके लिए उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। पहली बात है द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव यानी इंपीरियल का मतलब होता है ब्रिटिशर्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा वो एक्ट लाया गया था। इट गिव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। राजनीतिक, ये क्वेश्चन जैसे ही आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो पहला बात कह रहा है इसमें द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वह एक्ट, नियम, कानून जो इंपीरियल यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया। क्यों लाया गया? तो दूसरा पॉइंट में देखिए इसका रीजन दिया है, इट गिव पावर। दूसरा पॉइंट कह रहा है जो दिया है, इट गिव पावर टू द गवर्नमेंट। सरकार को यह अधिकार दिया टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिसमें सरकार को यह पूरा अधिकार था कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे उसे दबाने का। इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, यानी बिना कारण जाने बिना कारण पूछे एक व्यक्तियों को चुन करके सरकारों द्वारा डिटेन किया जाता था, रोका जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं कि ये तीनों चीज जो आप देख रहे हैं, ये तीनों लाइन, ये तीनों सेंटेंस किससे रिलेटेड है? आइए अब ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और चौथा है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट, काला कानून। 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसमें बिना कोई कारण पूछे एक इंडियंस को चुन करके जेल में बंद कर दिया जाता था। यही एक्ट अंग्रेज द्वारा लाया गया था। पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी कार्यकर्ता आंदोलन करते थे उन्हें आंदोलन को दबा दिया जाता था और रोक करके बिना कारण जाने जेल में बंद कर दिया जाता था। तो कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। कोई पूछेगा रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट कब लाया गया?
तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। यानी 4 ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट इससे रिलेटेड नहीं है, इमिग्रेशन के संदर्भ में वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, लेकिन उसमें बिना कारण पूछे जेल में बंद नहीं किया जाता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है, वो भी लाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी लाया गया था, लेकिन ये रॉलेट एक्ट है, जिसमें रॉलेट एक्ट, अगर देखिए एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए रॉलेट एक्ट कब लाया गया, तो आप याद रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। और 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ, तो याद रखिएगा 1919। रॉलेट एक्ट कब लाया गया, 1919। तो पहला का आंसर क्या होगा, रॉलेट एक्ट, यानी ए विकल्प हमारा सही है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहला का उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू द 11th सेंचुरी। यानी 11th सेंचुरी में भारत का वह कौन सा ऐसा जगह है, स्थान है, जहां आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील बनाया गया था पानी को बचाने के लिए। ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कोल्हापुर। तो इसका उत्तर याद रखिएगा बी विकल्प सही होगा, भोपाल। भोपाल में 11th सेंचुरी में आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील बनाया गया था पानी को बचाने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी बी विकल्प सही है, भोपाल उत्तर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटा बेस्ड क्वेश्चन। डाटा दे देता है और उससे डाटा दे करके उसका उत्तर आंसर पूछता है कि इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है रीड द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। अब देखिए डेटा दिया हुआ है, डेटा में क्या कह रहा है, आइए हम डेटा की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि डेटा को पढ़ करके उसका उत्तर लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम डेटा को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है डेटा। मध्य प्रदेश में टोटल, रीड द डेटा, टोटल 47 व्यक्ति हैं, पॉपुलेशन है, जिसमें मेल 48 है और फीमेल 45। असम की अगर बात करें तो टोटल 44 हैं, जिस 44 टोटल पॉपुलेशन है, मेल 41, मेल का रेशियो, फीमेल का 46। ओडिशा 41, जिसमें मेल 40, फीमेल 41, अलग अलग रेशियो है टोटल का, मेल का फिर फीमेल का। उत्तर प्रदेश का भी दिया हुआ है 41, 39, 43। छत्तीसगढ़ 38, 39, 37, मेल फीमेल और टोटल। राजस्थान का 38, 37 मेल, टोटल 38, मेल 37, फीमेल 40। अब इसमें कह रहा है ये जो सोर्स है इंडियन सेंसस ऑफ भारत, जब 2017 का जनगणना के अनुसार ये स्टडी किया गया। अब इसमें बताना है ये सब जो दिया हुआ है, हाँ, ये गर्ल, हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी ये रेशियो जो आप देख रहे हैं, ये रेशियो जो दिया हुआ है कि मोर्टेलिटी रेट बताया गया। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। एज पर द डाटा गिवन अबव विच स्टेट हैज द हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी। किस स्टेट में हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब सबसे ज्यादा मृत्यु दर किस स्टेट का है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, असम। अब ये डाटा देखकर बनाने वाला है क्वेश्चन। देखिए मोर्टेलिटी रेट टोटल जो हम देख रहे हैं, यानी ये टोटल मोर्टेलिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष में जन्म लेते ही 1000 बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है, उसी 1000 बच्चे की बिना 1 वर्ष पूरा किए जन्म लेते ही 1 वर्ष के अंदर अंदर 1000 बच्चे की मृत्यु हो जाना, डेथ हो जाना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। तो इसमें सबसे अधिक आंकड़ा देखिए, तो सबसे अधिक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गर्ल का अगर हम बात करें तो इसमें देखने पर असम का संख्या सबसे बड़ा है, 46 है। उसके बाद देखिए तो मध्य प्रदेश का 45 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का रेशियो दिया हुआ है। ओडिशा का 41 है, उत्तर प्रदेश का 43 है, छत्तीसगढ़ का 37 है और राजस्थान का 40 है। पूछ रहा है क्वेश्चन
हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी किसका है? हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी असम का है, इसलिए डी विकल्प, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा इसका उत्तर? डी, असम, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर दैट कैन टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पास्ड बाय माइनिंग एक्टिविटीज ऑन द बक्सर टाइगर रिजर्व्स इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट थ्रेट्स पोस्ड बाय माइनिंग, यानी माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग का मतलब होता है खादान से खोद करके सामग्री निकालना, खुदाई करके, खुदाई करने के बाद जो सामग्री, जो मिनरल्स प्राप्त होता है, जो मेटल्स प्राप्त होता है, उसे निकालना, प्राप्त करना, उसी को माइनिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ऑन द बक्सर टाइगर रिजर्व इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी से कौन सा ऑप्शन इसमें से जुड़ा हुआ है? बक्सर टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम। आइए देखिए, बक्सर टाइगर रिजर्व इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा विकल्प इसमें सही है? कहते हैं इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इस पर पूरी चर्चा होती है। इन्फोर्सिंग बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके लिए वहां बफर जोन बनाया गया है। प्रमोटिंग अल्टरनेटिव लिवलीहुड्स एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अल्टरनेटिव लिवलीहुड, लोगों के रहने के लिए आजीविका है, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो लंबे समय के लिए वहां के कम्युनिटीज के लिए सही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व फ्रॉम बिहार, फ्रॉम बक्सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व बक्सर से अब ये दूर हो चुका है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। इस ऐसे क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक उत्तर सही होते हैं, और इसमें चुनना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। यही जबरदस्त तरीका है सीबीएसई क्वेश्चन पूछने का। पहला है स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, और पूरे मैकेनिज्म पर यानी ध्यान रखा जाता है पूरी तरह से कि जंगल में घुस करके कोई उसकी कटाई नहीं करे, पूरा ध्यान रखा जाता है। दूसरा है इन्फोर्सिंग बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरियाज में, जो एरिया प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वहां बफर जोन्स की सुविधा है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, 1, 2 और 4 आर करेक्ट, 1 एंड, अब देखिए तीसरा है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, और चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3 आर करेक्ट। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला भी करेक्ट लग रहा है, इन्फोर्सिंग बफर जोन। बफर जोन का मतलब होता है वो एरिया को पूरे घेर करके रखना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कोई वाइल्ड एनिमल्स इंटर नहीं कर पाए। और तीसरा चीज है प्रमोटिंग अल्टरनेटिव लिवलीहुड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द, देखिए अल्टरनेटिव लिवलीहुड, लिवलीहुड का साधन और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साधन अगर हम देखें यहाँ पर, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, लिवलीहुड, अल्टरनेटिव लिवलीहुड, एक अलग प्रकार के व्यक्ति को जीने। देखिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होगा जब फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाएगा। तो इससे आप रिलेट करके इस चीज को समझ सकते हैं। चौथा बात एकदम नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व फ्रॉम बक्सर। टाइगर रिजर्व बक्सर से डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, मतलब हट चुका है, नहीं। ये तीनों आंसर, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प, इसके लिए सही है। और चौथा विकल्प देखने से ही आपको लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर ये तीनों चीज, तीनों बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए सही है, डिस्प्लेसमेंट अगर हट जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी समाप्त हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1, 2 और 3 आर करेक्ट, यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। पहला भी ऑप्शन सही है, पहला विकल्प भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है, और तीसरा विकल्प भी सही है। 4 गलत है, रॉन्ग। आइए अगले क्वेश्चन पे। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, जब यूरोप के बहुत सारे देश, देखिए अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन है, ये चैप्टर अब पॉलिटी में आ गया। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग,
व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब यूरोप के बहुत सारे वेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत सारे देश एक साथ आकर के यूरोपियन यूनियन बनाए, यूरोपियन संघ बनाए, तो उसका हेडक्वार्टर क्या था? हेडक्वार्टर क्या था? देखिए, पहला है ए ब्रुसेल्स, दूसरा पेरिस, तीसरा लंदन, चौथा है जूरिक। याद रखिएगा, जब बहुत सारे मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में है, जब यूरोप के बहुत सारे देश एक जगह आकर के मिलकर के यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, तो उसका हेडक्वार्टर ब्राजील का कैपिटल ब्रुसेल्स को चुना जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए विकल्प, ब्रुसेल्स होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड पावर शेयरिंग? क्या अच्छा क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग का है, ये दोनों क्वेश्चन पावर शेयरिंग से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल अंतर बताता है मेजोरिटी, यानी मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो, अधिक संख्या वाले लोगों को, और पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी जिसको हम कहते हैं, पावर को शेयरिंग करना, पावर को लोगों के बीच बांटना। पहला ऑप्शन कह रहा है ए, मेजोरिटेरियनिज्म एम्फेसाइजेस द डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। ठीक बात है, यानी मेजोरिटेरियनिज्म एम्फेसाइजेस, जोर देता है किसके डोमिनेंस पर? मेजोरिटी कम्युनिटी, यानी जिसकी संख्या ज्यादा है उस पर जोर देता है। सही बात है। जबकि पावर शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, बिल्कुल अलग अलग ग्रुप के बीच पावर को शेयर करने का काम करता है। ये सबका साथ सबके विकास पे फॉर्मूला पे पावर शेयरिंग चलता है। मेजोरिटेरियनिज्म emphasizes the need for consensus building while power sharing emphasizes the exclusion of minority groups। नहीं, देखिए इस अगला ऑप्शन को हम देख रहे हैं, मेजोरिटेरियनिज्म, जो मेजोरिटी की जो भावना है, सेंस ऑफ मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी वाले लोगों को फायदा हो, जिसकी संख्या ज्यादा है उससे फायदा हो, इसी विचारधारा को हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। एम्फेसाइजेस, जोर देता है, नीड फॉर कंसेंसस बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने की सहमति पर जोर देता है। जबकि पावर शेयरिंग जोर देता है एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए, माइनॉरिटी ग्रुप्स का एक्सक्लूजन, माइनॉरिटी के पर जोर देता है। मेजोरिटेरियनिज्म एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेटिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म बी विकल्प गलत है, जब भी जोर देगा तो वो मेजोरिटी पर देगा, एकोमोडेटिंग माइनॉरिटी पर जोर, इंटरेस्ट पर जोर नहीं दे सकता है। वाइल पावर शेयरिंग एम्फेसाइजेस द नीड फॉर मेजोरिटी, नहीं। सी विकल्प आप बिल्कुल देख के ही कह सकते हैं कि एकदम गलत है। डी कह रहा है कि मेजोरिटेरियनिज्म एम्फेसाइजेस द नीड फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मेजोरिटेरियनिज्म जो है पीसफुल यानी शांति तरीके का बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा को समाप्त करने की बात करता है। वाइल पावर शेयरिंग यूज फॉर इन्फोर्स मेजोरिटीज विल, जबकि पावर शेयरिंग मेजोरिटी का यानी ज्यादा संख्या में लोगों की, अधिकांश संख्या में लोगों की जो चाहत होती है, अधिक लोगों की, उनके अधिक लोगों के यानी मेजोरिटी पर काम करता है। बिल्कुल गलत। पावर शेयरिंग सबको मिलाकर चलने का काम करता है। पावर शेयरिंग न मेजोरिटी का होता है न माइनॉरिटी का होता है। मेजोरिटी और माइनॉरिटी से मिलने वाला एक कुशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूप पावर शेयरिंग होता है। तो इसका विकल्प आप देखिए, बी विकल्प भी गलत है। बिल्डिंग का बात मेजोरिटेरियनिज्म करता ही नहीं है, बिल्डिंग एक अलग चीज हो गया। जबकि पावर शेयरिंग एम्फेसाइजेस एक्सक्लूजन, मतलब माइनॉरिटी ग्रुप को क्या हटाने का बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। सी ऑप्शन देखें तो मेजोरिटेरियनिज्म एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एकोमोडेटिंग माइनॉरिटी, बिल्कुल नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म माइनॉरिटी के लिए बात कर ही नहीं सकता उसके हित के लिए। और डी विकल्प भी देखें तो मेजोरिटिज्म एम्फेसाइजेस द नीड फॉर पीसफुल, मेजोरिटेरियनिज्म कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता है। अगर मेजोरिटेरियनिज्म पीसफुल होता तो श्रीलंका में आप देखें कि तमिल और सिंघाला के बीच जो सिविल वार हुआ, वो सिविल वार देखने को मिलता ही नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म तो पहला ऑप्शन देखिए ए, एम्फेसाइजेस डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी, बिल्कुल देखने से ही आपको स्पष्ट लगेगा मेजोरिटी कम्युनिटी पर चर्चा करता है, जबकि पावर शेयरिंग सबको मिलाने की बात करता है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क एज असर्शन और रीजन दिया रहता है, और ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। इसमें से एक सही विकल्प को चुनना होता है।
अब देखिए असर्शन क्या है, डेमोक्रेसी इंक्रीजेस नॉट ओनली एक्सपेक्टेशंस बट आल्सो कंप्लेंट्स। अच्छी बात है, यानी डेमोक्रेसी केवल, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जनता का शासन, केवल उम्मीदों पर काम नहीं करता है बल्कि कंप्लेंट, शिकायतों पर भी काम करता है। कंप्लेनिंग, रीजन क्या है, कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ ए टेस्टिमनी टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कंप्लेनिंग यानी किसी सरकार का शिकायत अपने आप में जांच करने की एक प्रक्रिया है कि लोकतंत्र कितना कुशल है। कहते हैं कि डेमोक्रेसी वही ज्यादा बेहतर हो सकता है जहां जनता सरकार की बातों को खुलकर रख सके। सरकार अगर देश में कुछ अच्छा नहीं कर रहे, कोई गवर्नमेंट अगर इस देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, तो जहां जनता को पूरा अधिकार है कि सरकार के विरुद्ध अपने बातों को रख सके। देश के अगर लोग विकास से वंचित हैं, तो जहां जनता को पूरी हक है कि सरकार के साथ सवाल कर सके कि देश में विकास क्यों नहीं किया जा रहा, क्या कारण है कि देश में विकास नहीं हो रहा, उसी को हम कुशल एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कहेंगे और वही डेमोक्रेसी का सक्सेस पॉइंट होगा। बहुत, अब देखिए क्या असर्शन और रीजन दोनों, बहुत असर्शन ए और रीजन आर ट्रू, क्या दोनों सही है? और रीजन जो है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए फिर बोथ ए एंड आर ट्रू, क्या असर्शन रीजन दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का? तीसरा कह रहा है ए इज करेक्ट, यानी ए सही है और आर रॉन्ग है इसका, और चौथा है ए इज रॉन्ग, यानी असर्शन गलत है और रीजन सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प। ध्यान से देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्यों? इसलिए कि कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ, केवल कंप्लेनिंग जो है सफल डेमोक्रेसी का निशानी नहीं है। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का बहुत सारा निशानी है। जनता का केवल शिकायत ही सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का निशानी नहीं है। शिकायत का निवारण, जनता का प्रॉपर विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट, हर तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट, जनता अपनी बातों को रख सके, जहां सही हो जनता को लाभ मिल सके, उसे हम कहेंगे कंप्लीट डेमोक्रेसी। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन आर जो है रीजन सही, दोनों है अपनी जगह पर, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन असर्शन का नहीं है। आइए अब क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। अब मान लीजिए कोई नाम दे दिया है, आर वांट्स क्लॉथ। आर नाम का कोई लड़का है, आर से हम रोहित मान लेते हैं। रोहित नाम का कोई लड़का है, वांट्स क्लॉथ, जो कपड़ा खरीदना चाहता है, वांट्स क्लॉथ, कपड़ा पसंद करता है। विच एस हैज देन आर शुड, अब देखिए विच एस है, आर जो कपड़ा पसंद करता है, एस भी वही कपड़ा पसंद करता है, देन आर शुड हैव ए कमोडिटी दैट एस वांट्स इन एक्सचेंज फॉर द क्लॉथ। और आर क्या करता है, अपने कपड़े को एस के साथ चेंज करना पसंद करता है, यानी रोहित और शिवम ले लेते हैं, चेंज करना पसंद करता है। इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, दोनों की इच्छा में अगर दोनों का बात नहीं मिलता है तो देयर विल बी नो एक्सचेंज, तो कपड़ा एक्सचेंज नहीं होगा। आइडेंटिफाई द सिचुएशन, इस सिचुएशन को पहचानिए और बताइए कि चूज द राइट ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछा है। रीजन एंड आर एंड एस, यानी रोहित और शिवम, आर से हम रोहित ले लेते हैं, एस से शिवम ले लेते हैं, टू एलिमिनेट दिस सिचुएशन। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, दोनों की इच्छा होगी कि हम कपड़ा खरीद लें। एक्सचेंज कमोडिटी फॉर कम्युनिटी, और कम्युनिटी के लिए एक्सचेंज कमोडिटी, चेंज करने की भी इच्छा होगी। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, क्रेडिट ऑन कमोडिटी, कमोडिटी पर किसी का उधार रह जाएगा, कपड़े पर, अगर दोनों चाहता है कपड़ा खरीदना पसंद करता है तो किसी पर दोनों कपड़ा खरीद लेगा, जिसमें से एक किसी पर क्या उधार रह जाएगा। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, लोन ऑन कम्युनिटी, और एक है क्रेडिट और दूसरा है लोन ऑन कम्युनिटी। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, लोन ऑन कम्युनिटी, यानी वस्तु पर लोन रह जाएगा। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, मनी, हाँ ये ऑप्शन डी विकल्प सही होगा। डबल कॉन्सिडेंस, क्योंकि दोनों को अगर कपड़ा खरीदना है तो लोन से कपड़ा नहीं खरीद सकता है, मनी, उसके पास पैसा होना चाहिए। जब पैसा रहेगा तो दोनों आसानी से दोनों की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, दोनों कपड़ा खरीद सकता है। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, दोनों की इच्छा की पूर्ति कब होगी? जब पैसा रहेगी, यानी इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कहता है यू आर ए सिटीजन ऑफ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप उस देश के सिटीजन हैं जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है।
जहां गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का है। यू वांट टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव, और आप यह जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इन योर कंट्री, आपके देश में जो पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है, तरीका है, इन योर कंट्री इज इफेक्टिव, वो बहुत प्रभावशाली है। एंड दैट नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग, नो वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर, और जिसमें पावर है, पावर शेयरिंग का आपके देश में, और किसी एक व्यक्ति को पूरा एब्सोल्यूट पावर, कंप्लीट पावर नहीं दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर, अब कौन सा माप जो है, मेजर इज वुड बेस्ट मीट दिस गोल, इस गोल को, इस लक्ष्य को पूरा करता है, पावर शेयरिंग के इस कंप्लीट लक्ष्य को। फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप उस देश के नागरिक हैं जहां डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। यू वांट टू इंश्योर दैट, आप यह निश्चित करना चाहते हैं कि सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, आपके देश में जो पावर शेयरिंग की व्यवस्था हो वो बहुत ही प्रभावशाली हो, और जहां किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरा पावर ना हो करके हर लोगों के बीच पावर हो। अब देखिए इसमें कौन सा विकल्प इस लक्ष्य को पूरा करेगा, इस गोल को पूरा करेगा। अब चुनना है ऑप्शन। पहला कह रहा है कि हाँ, ऑल पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज द फाइनल से इन ऑल मैटर, पूरा पावर सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया जाए, पूरा अधिकार, विच हैज द फाइनल से इन ऑल मैटर्स, और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बात हर मैटर पे माना जाए। क्या ये पावर शेयरिंग का अच्छा नमूना है? बिल्कुल नहीं है, सबको अधिकार मिलनी चाहिए। दूसरा विकल्प कह रहा है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट और प्रोविंसेस विथ ईच लेवल हैविंग इट्स ऑन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर हर लोगों के बीच बांटना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, स्टेट गवर्नमेंट के बीच, और विच इच लेवल, प्रत्येक लेवल पर बांटना चाहिए, और प्रत्येक लेवल के लोगों का अधिकार होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, बिल्कुल ये विकल्प सही है। पावर इज सेपरेटेड, पावर सेपरेटेड होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेज के बीच, विथ ईच ब्रांच हैविंग इट्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका, एक्सिक्यूटिव जो नियम को बनाते हैं, एक्सिक्यूटिव जो नियम को लागू करते हैं, और जुडिशियल जो नियम को चेक करते हैं कि ये नियम सही है या गलत है। सबसे अच्छा विकल्प इसमें ऑप्शन सी है, जो एक कुशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जो अगर कोई भी व्यक्ति अपने पावर को अधिक लेने का काम करेगा तो उसे संभालने का काम करेगा। सबसे अच्छा अगर इसका उत्तर है तो लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी, और यही हमारे देश इंडिया का खूबसूरती है, किसी भी देश का। ये ज्यादा बेहतर चीज है कि एक नियम बनाने वाला अलग होना चाहिए, लागू करने वाला अलग होना चाहिए, और चेक करने वाला अलग होना चाहिए, तभी प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अब ये पहला चैप्टर से है, कह रहा आइडेंटिफाई नेशनलिज्म इन यूरोप से, आइडेंटिफाई द पेंटिंग। इस पेंटिंग को गौर से देखिए, आपको दिख रहा होगा ये पेंटिंग, इस पेंटिंग को बड़ा ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, और इस पेंटिंग को देख करके आपको बताना है, ऑप्शन अब दिया हुआ है विकल्प, इस पेंटिंग को देख करके बताना है ये किस पार्लियामेंट का है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कि जर्मनी में है, बिल्कुल गलत। पहला चैप्टर, ये पेंटिंग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नहीं है। रिचसंग ये भी नहीं है। ड्यूमा फ्रांस में है, क्या वहां का है? अब देखिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, दूसरा है रिचस्टैग, तीसरा सी है ड्यूमा, और चौथा है हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ही है जो बनाया गया है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। ये विकल्प सही है, ठीक। अब देखिए, अब इसी में नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली। अब देखिए, इंपेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन लिव ऑफ नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जो देख नहीं सकते हैं उन कैंडिडेट के लिए, जिनको आइज प्रॉब्लम है, विजुअली चैलेंज्ड है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। इसके बदले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिंबल ऑफ क्राउन ऑफ ओक लीव्स स्टैंड फॉर? क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब होता है ये पहचान, एक सिंबल है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक लीव्स का मुकुट किस चीज का प्रतीक है? हीरोइज्म का प्रतीक है। डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। फ्रीडम नहीं है। सोज रेडियंस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयारी को नहीं दर्शाता है।
विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति की भी बात नहीं करता है। जहां भी कहीं आप देखिएगा क्राउन ऑफ ओक लिव्स लिखा हुआ, मतलब समझिए मुकुट कौन पहनता है? राजा पहनता है, हीरो पहनता है। तो राजा से याद रखिएगा, यानी उस समय राजा होता था और राजा ही क्या होता है? हीरो होता है। आज के समय में अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास गद्दी होता है, जिसके पास शक्ति होता है, वही तो हीरो होता है। चलिए, तो इसका क्या विकल्प हो जाएगा? हीरोइज्म, यानी डी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। इवेल्युएट द इंपैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइड द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। कह रहा है इवेल्युएट द इंपैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार, ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे वैश्विक इकोनॉमी में, बाय आइडेंटिफाइड द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किसको कहते हैं? कंट्री के इकोनॉमी, वर्ल्ड के इकोनॉमी को कंट्री के इकोनॉमी से जोड़ना, यानी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व, कंट्री के इकोनॉमी को वर्ल्ड के इकोनॉमी से जोड़ देना, यानी इंटर कनेक्शन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी टू द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। एक गीत भी है, मेरा जूता है जापानी, मेरा सूट इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यही है ग्लोबलाइजेशन, यानी जूता जापान का, सूट इंग्लैंड का, अलग अलग जगह का कंपनी जब आकर के एक देश में काम करने लगे और अलग अलग जगह सामान सप्लाई हो, अलग अलग जगह विकास हो। एक देश में जब बहुत सारा विदेशी कंपनी आकर के काम करना शुरू कर दे और एक देश का केवल एक ही देश के साथ व्यापार नहीं हो, दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ जब व्यापार हो, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है, द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट्स इंक्रीज, यानी वस्तु की चाहत मार्केट्स में क्या हो गई? बढ़ गई। द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट्स इंक्रीज, वस्तु की चाहत मार्केट में बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ता है। प्रोड्यूसर्स, किसमें? ग्लोबलाइजेशन में, वस्तु की चाहत, वस्तु खरीदने की चाहत लोगों की। दूसरा, प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज, दो देश के उत्पादक, समान उत्पादन करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला, क्लोजली कंपीट अगेंस्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बीच कंपटीशन होता है। अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशंस, और उसके दूरी, जहां जहां जगह है उसके बीच दूरी भी देखने को मिलता है। फॉरेन ट्रेड डज रिजल्ट इन कनेक्टिंग मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट और डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के बीच विदेशी व्यापार संबंध को जोड़ता है, बढ़ावा देता है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, क्या ग्लोबलाइजेशन का प्रोडक्ट हमेशा गुड होता है? अब गौर करना है, अब इसमें कौन सा विकल्प सही है, कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 1 and 2 आर अप्रोप्रिएट, 1, 2 and 3 आर अप्रोप्रिएट, सारा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए कि 4, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अगर इसमें देखें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड, ये इस पर गौर कीजिए। ये जरूरी तो नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर देश का सामान अच्छा ही होगा। किसी देश का सामान कई बार ग्लोबल अच्छा भी होता है, सामान बुरा भी होता है, निर्भर करता है प्रोड्यूसर के द्वारा कि वो कैसे बनाया गया है, तैयार किया गया है, अच्छा और बुरा दोनों निकलता है। लेकिन ये 3 विकल्प जो हम देख रहे हैं, ऑप्शन पहला विकल्प, दूसरा और तीसरा, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीजेस, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण ही मार्केट में लोगों के बीच वस्तु की चाहत बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा वस्तु का यूज कर रहे हैं। पहले लोग अपने देश तक सीमित थे, अपने देश में जो वस्तु होता था उसी का यूज करें, और आज भारत का भी आदमी मस्ती में कोका कोला पीता है। ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कंपीट, दो देश के बीच जो प्रोड्यूसर होते हैं उसमें कंपटीशन देखने को मिलता है और डिस्टेंस, दूरी भी देखने को मिलता है। फॉरेन ट्रेड के कारण आज पूरा दुनिया का व्यापार, कंट्रीज का इकोनॉमी वर्ल्ड के इकोनॉमी से जुड़ गया। यानी 1, 2 and 3, यानी बी जो विकल्प है, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर अप्रोप्रिएट, यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर अप्रोप्रिएट, बी विकल्प, बी ऑप्शन सही होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स its citizens a right and means to examine the process of decision it is, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड, सरकार प्रदान करता है, इट्स सिटीजन, उसके नागरिकों को राइट, अधिकार, एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन, और डिसीजन लेने का अधिकार देता है, तो ऐसे गवर्नमेंट को हम किस प्रकार का गवर्नमेंट कहेंगे? एन अकाउंटेबल। देखिए अकाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है जवाबदेह, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी से भरा, जवाबदेह सरकार। ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट,
ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ए स्टेबल गवर्नमेंट। यहां शब्द सारा देखिए, आप देखिएगा तो आपको सब कुछ सही नजर आएगा। इफ ए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन, लेकिन सबसे अब रिस्पॉन्सिबल का भी मतलब होता है जिम्मेदार, ट्रांसपेरेंट का मतलब निष्पक्ष सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट अस्थायी सरकार, वह गवर्नमेंट जो हर नागरिकों को अपनी अधिकार दे और अपनी बात रखने को कहे। इसके लिए अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा सही उत्तर है, इसीलिए ए विकल्प इसका सही होगा। अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल दोनों रहेगा तो आप अकाउंटेबल में लगाइएगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक, तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। 12 तक हम क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अब आगे हम 12 के बाद जो क्वेश्चंस है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 12 के बाद 8 क्वेश्चंस इस सेक्शन का और है, 8 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, यानी 8 वहां की जो क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सीबीएसई बोर्ड में। उसे हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए अपने कामों में, और मन लगा करके अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।